मैनिफेस्टेशन क्यों काम करता है, आज हम उसकी बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो कैसे अलग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ एजम्पशन से कैसे अलग है। ये हम पहले के पार्ट्स में देख चुके हैं। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके वो पार्ट देख लेना। आज हम जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन काम क्यों करता है, क्योंकि कई लोग मैनिफेस्टेशन को एक मिथ मानते हैं या फिर एक झूठ मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और कुछ लोग जो मैनिफेस्टेशन को जादू मानते हैं, आज उनको भी अपने सवालों का जवाब इसमें मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैनिफेस्टेशन को जब आप एक जादू समझ लेते हो, मैजिक समझ लेते हो, तो फिर जब वो मैजिक काम नहीं करता, जब वो जादू काम नहीं करता, लेटर ऑन आपको डाउट होता है कि यार मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ होता भी है, मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ नहीं होता। फिर आपके ऐसे थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं। कब? जब आप मैनिफेस्टेशन को एक जादू मान लेते हो। तो अगर आप अभी तक मैनिफेस्टेशन को जादू ही समझ रहे थे, तो पहले जाके पिछले पार्ट देख लेना, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा है मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में होता क्या है। अब मैनिफेस्टेशन काम क्यों करता है? देखो, इसके पीछे कई लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है, कोई ऐसी ताकत है, यूनिवर्स एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि हमें हमेशा सुन रहा होता है, हमारी डिमांड्स को सुन रहा होता है, और हमारी डिमांड्स सुन के वो हमारे तक चीज़ें पहुंचा देता है। इसका मतलब विशफुल थिंकिंग। मेरे को एक विश मांगनी है और विश मेरी वो पूरी हो जाएगी। जर्नली मैनिफेस्टेशन को ये समझा जाता है। और मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है, हम लोगों को लगता है कि हमें बैठ के मेडिटेट करना है और अपनी विश यूनिवर्स पे छोड़ देनी है, यूनिवर्स से कुछ मांगना है। यूनिवर्स, मुझे एक बंगला चाहिए। अब यूनिवर्स क्या करेगा? यूनिवर्स ने सुन लिया है कि इसको बंगला चाहिए। अब यूनिवर्स बंगला हमें दे देगा 1 साल के अंदर। हमें कुछ नहीं करना, हमें घर पे बैठना है, और 1 साल के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से बंगला हमारे पास आ जाएगा। हमें लगता है कि मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है, और ये सबसे गलत तरीका है मैनिफेस्टेशन को समझने का। मैनिफेस्टेशन ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं करता। अब कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे थॉट्स चेंज करने की वजह से कोई चीज़ मेरे पास कैसे आ जाएगी। अगर मैं थॉट चेंज कर लेता हूँ, अगर मैं पॉजिटिव, चलो मैंने आपके कहने पे पॉजिटिव सोचना शुरू किया, तो सिर्फ पॉजिटिव सोचने से मेरी लाइफ में कोई चीज़ कैसे आ जाएगी? कैसे मेरे हिसाब की रियलिटी क्रिएट हो जाएगी सिर्फ थॉट चेंज करने से? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक चीज़ समझो कि सिर्फ थॉट चेंज करने से कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। पूरी एक साइकिल होती है। थॉट जो होता है वो होता है पहला स्टेज। किसी भी मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेज होता है थॉट, विचार। सबसे पहले, अब जब आपने यही सोचा कि मेरे को बंगला चाहिए बहुत बड़ा, ये एक थॉट है। वो बंगला कल आएगा वो अलग चीज़ है, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक थॉट से हुई। अब इस थॉट के बाद होगा क्या? आपके बिलीफ सिस्टम में चेंज आएगा। जब आप इस थॉट को रिपीट करोगे, बार बार सोचोगे, तो आपके बिलीफ सिस्टम में चेंज आएगा। बिलीफ सिस्टम में चेंज आने का मतलब आपके न्यूरल पाथवेज में चेंज आएगा, स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस होंगे आपके पूरे न्यूरल नेटवर्क में। अब बिहेवियरल चेंज आने के बाद आपके इमोशंस में चेंज आएगा, आपके इमोशंस चेंज होंगे। धीरे धीरे करके हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी में कैसे चेंज आए? पहले आपके न्यूरल नेटवर्क्स चेंज हुए, पुराने न्यूरल नेटवर्क जो थे, पुराने कनेक्शन से वो ख़त्म हुए, नए कनेक्शंस बने। मतलब कि पुरानी हैबिट जो थी वो ख़त्म हुई, नई हैबिट बनी। अब उस गोल के हिसाब से अच्छे अच्छे इमोशंस भी आ रहे हैं। पहले नेगेटिव इमोशन आते थे, अब अच्छे अच्छे इमोशंस आ रहे हैं। अच्छे अच्छे केमिकल्स जो हैं, वो हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं बॉडी में। तो आपकी बॉडी में चेंज आना शुरू हुआ। अब जब बॉडी में चेंज आना शुरू हुआ तो आपके एक्शंस भी बदले। पहले जब स्ट्रेस में रहते थे, स्ट्रेस होता था बहुत ज़्यादा, तो काम नहीं कर पाते थे। काम करने की सोचते भी थे तो प्रोक्रेस्टिनेट करते थे कि कल से कर लूँगा, ये आ जाएगा तो कर लूँगा, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हो जाएंगी तो स्टार्ट कर लूँगा। तो एक्शंस नहीं ले पाते थे। अब क्योंकि इमोशंस अच्छे अच्छे आ रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स रेगुलरली मेरे अंदर से रिलीज़ हो रहे हैं बॉडी में, तो अब मेरे को एक्शन लेने का मन कर रहा है और काम करूँ, अपने सपनों के लिए और काम करूँ। अब जब एक्शंस बदले तो हुआ क्या कि मेरे इस एक्शंस को और मेरे बिहेवियर को दूसरे लोगों ने देखा, मेरे जो आसपास के लोग हैं। इससे क्या हुआ? मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आई, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने ग्रैब कर लिया मेरे रैस के थ्रू, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब जब मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी तो अल्टीमेटली एट द एंड क्या हुआ? एक रिज़ल्ट मेरे को आया।
उसका एक रिज़ल्ट आया। अब ये रिज़ल्ट वही है जो फर्स्ट स्टेप पे मैंने सोचा था, जिसका मुझे थॉट आया था कि मुझे ये करना है। अब इसमें कौन से स्टेज पे आपको ऐसा लगता है कि कहीं जादू हुआ है, कोई ऐसा जादू हो गया है, किस स्टेज पे आपको लगा? तो एक बात साफ है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं होती। अगर एक भी स्टेप इसमें से मिस कर दोगे, चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होने वाली। कितना ही बैठ के जादू की तुम कोशिश कर लो, नहीं होने वाली। कितना ही अफर्मेशन बोल लो, कितना ही विजुअलाइजेशन कर लो, ये स्टेप मिसिंग है, नहीं हो पाएगा मैनिफेस्टेशन। तो अब तुम ये कहोगे कि मैनिफेस्टेशन जादू है, या फिर ये मैनिफेस्टेशन पूरी एक साइकिल है जिसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं, जिसके थ्रू, जिसको फॉलो करके मैनिफेस्टेशन तुम्हारा पूरा होता है। तो आपके जो एक्शंस हैं, आपका जो बिहेवियर है, वो किसी रैंडम चांस से गवर्न नहीं होते हैं। कोई रैंडम चांसेस, रैंडम चीज़ें उनको गवर्न नहीं करती हैं। वो गवर्न होती हैं आपके सबकॉन्शियस पैटर्न से, आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से। और मैनिफेस्टेशन का मतलब है पूरी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को चेंज करना, क्योंकि ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ही आपके बिहेवियर में चेंज लाएंगी और आपके एक्शंस में चेंज लाएंगी। बिहेवियर और एक्शन में चेंज लाने के बाद चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो मैनिफेस्ट करते वक्त आप नेचर के किसी लॉ को, कोई फिजिकल लॉ को चेंज नहीं कर रहे हो, कोई जादू नहीं कर रहे हो कि लिखा कुछ और था डेस्टिनी में, हो कुछ और गया। आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको चेंज कर रहे हो। जो मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, आप उसको चेंज कर रहे हो, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हो। सिंपल, कोई ऐसा जादू नहीं कर रहे हो। कुछ अपने प्लैनेट्स के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हो कि आपने डेस्टिनी चेंज कर दी। यू आर जस्ट चेंजिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम, द वे यू ऑपरेट, द वे यू वर प्रोग्राम्ड। यू आर जस्ट चेंजिंग योर प्रोग्राम। अब इस चीज़ को समझने की हम कोशिश करेंगे 4 डिफरेंट लेंसेज के थ्रू। 4 डिफरेंट लेंसेज क्या है? साइकोलॉजी के हिसाब से, ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, न्यूरोसाइंस के हिसाब से, और सोशल डायनेमिक्स के हिसाब से। तो पहली चीज़ है साइकोलॉजी के हिसाब से। साइकोलॉजी जो चलती है वो चलती है आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर। क्या बिलीव करते हो, क्या बिलीफ नहीं करते हो। अब मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दोज बिलीव्स विच यू थिंक आर ट्रू, विच यू फील आर ट्रू, कुछ भी कह लो। ये वो बिलीफ हैं, ये वो थॉट्स हैं जो मुझे लगता है कि सच हैं। वो सच है या नहीं है, वो फैक्ट है या नहीं है, उस बात से लेना देना नहीं है। मैं क्या मानता हूँ, उस वो चीज़ मैटर करती है। मैं किस चीज़ को सच मानता हूँ, किसको झूठ मानता हूँ, दैट इज़ योर बिलीफ सिस्टम। अब वो हकीकत में सच है या नहीं है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, पर मैं क्या मान रहा हूँ वो मेरा बिलीफ सिस्टम है। मैं उसको सच मानता हूँ या झूठ मानता हूँ। रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए किसी को। रिलेशनशिप से लाइफ बर्बाद हो जाती है। ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। किसी के लिए सच हो सकता है, जिसकी लाइफ बर्बाद हुई होगी उसके लिए सच हो सकता है। पर जिस जिस इंसान ने रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी लाइफ में ग्रोथ देखी है, वो आगे बढ़ा है, उसकी लाइफ में प्यार आया है, पीस आई है, उसके लिए तो ये स्टेटमेंट झूठ है। पर जिस पर्सन का लॉस हुआ है रिलेशनशिप में आने के बाद, ट्रॉमा में चला गया है, तो उसके लिए तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब दोनों के अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, एक के लिए सच है, एक के लिए झूठ है। तो अब ये स्टेटमेंट अपने में सच या झूठ नहीं है। आप इसको कैसे देख रहे हो वो डिसाइड करेगा कि ये सच है या झूठ है। यही हो गया बिलीफ सिस्टम। तो इसी तरीके के हमारे कई सारे बिलीफ होते हैं, पैसे को लेके, प्यार को लेके, हेल्थ को लेके, करियर को लेके, लोगों को लेके, सोसाइटी को लेके, रिलीजन को लेके। उसी को हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम। अब जो भी हम मानते हैं किसी चीज़ के बारे में, ज़रूरी नहीं है वो सच ही होगा। इसीलिए बिलीफ सिस्टम जो होता है आपका मैनिफेस्टेशन में अफेक्ट करता है। मैंने बोला कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो मुझे लगता है कि सच है, वो सच है या नहीं उसका एविडेंस मेरे पास अभी नहीं है। अब जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि आई एम अ फेलियर, ये एक स्टेटमेंट है जो सच है या नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास। मैं प्रूव नहीं कर सकता कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, पर मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। अब ये एक ऐसा बिलीफ है जो मेरे मैनिफेस्टेशन को हमेशा रोकेगा। मैं बिज़नेस करने जाऊंगा तो मेरा बिलीफ सिस्टम मेरे सामने आएगा और उसमें से एक बिलीफ निकल के आएगा। वो क्या है? आई एम अ फेलियर, मैं फेलियर हूँ। मैं रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करूँगा,
ये बिलीफ सामने निकल के आएगा, आई एम अ फेलियर, रिलेशनशिप मेरा ख़राब हो जाएगा या किसी को अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं पाऊँगा अपने करीब आने की। तो जो साइकोलॉजी है वो बात करती है बिलीफ सिस्टम्स की, आपके ब्रेन की, आपके ब्रेन के बिहेवियर की। तो इसमें कहीं जादू है? नहीं। जो आप मान रहे हो वो हो जाएगा। जैसा आपने सोच लिया अपने बारे में वैसा बन जाओगे। इसमें जादू कहाँ है? सिंपल सी साइकोलॉजी है, सिंपल सा ह्यूमन बिहेवियर है, हमारे दिमाग का काम करने का तरीका है। अब एक पर्सन को स्पीच देनी है, एक पर्सन को बोला गया है कि तुम्हें स्पीच देनी है स्टेज पे खड़े होकर, जहाँ पर 100-200 लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने तुम्हें स्पीच देनी है। उसके हाथ में स्क्रिप्ट है, पिछले 1 हफ्ते से वो स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहा है और बार बार भूल जा रहा है। अब उसकी बारी आने वाली है स्टेज पे जाके स्पीच देने की, और वो उससे पहले बिल्कुल घबराया हुआ है, नंब हो चुका है, पूरा एकदम फ्रीज़ हो गया है, फ्रीज़ मोड में चला गया है। शब्द नहीं निकल रहे मुँह से, जितना याद किया था 1 हफ्ते में याद ही नहीं आ रहा, बार बार स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है, भूल गया। पूरी तरीके से वो पर्सन नर्वस हो चुका है, उसका जो न्यूरल नेटवर्क है पूरा थ्रेट मोड में जा चुका है। अब एक बात बताओ, उसको स्पीच देनी थी लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट की एक तरीके से प्रोडक्ट के फीचर कह लो कि प्रोडक्ट के फीचर बताने थे, जिससे कि अब वो अच्छे से अगर स्पीच दे पाता तो वहाँ से कई लोगों की इन्वेस्टमेंट उसकी कंपनी को आ जाती। ठीक है, अब उसकी कंपनी मैनिफेस्ट कर रही थी इन्वेस्टमेंट। अब ये जो पर्सन है ये जा चुका है फ्रीज मोड में पूरी तरीके से। अब ये जब स्टेज पे खड़ा होगा ना जाके, तो इसके अंदर ये जो नर्वसनेस है इसकी बॉडी से दिखाई देगी, इसकी आंखों से दिखाई देगी, इसकी खड़े होने के तरीके से दिखाई देगी। और ये जो बोलने की कोशिश करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वहाँ पे। एट दी एंड क्या होगा कि अपने प्रोडक्ट के बारे में जो फीचर बताने थे आधे फीचर बता ही नहीं, इस प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे हैं बताया ही नहीं। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इम्प्रेस हो ही नहीं पाए, इन्वेस्टमेंट नहीं आई, टोटल लॉस हो गया, पूरा इवेंट ख़त्म हो गया, क्योंकि वो उस बंदे को प्रेजेंट करना था वहाँ, वो घबरा गया। अब यहाँ पर देख लो, ये जादू है, ये इसको बोलो कि जादू है क्या? यूनिवर्स ने नहीं सुनी, यूनिवर्स ने नहीं चाहा कि वो काम हो, या फिर उस पर्सन का जो साइकोलॉजी है, जो उसका पूरा न्यूरल नेटवर्क है, वो थ्रेट मोड में चला गया, इसकी वजह से वो स्पीच नहीं दे पाया, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाई। तो कहीं भी इसमें यूनिवर्स का रोल आया? नहीं आया। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यार मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन को इतना समझ रहे हो कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स को मुझे कुछ कहना है और यूनिवर्स से कोई चीज़ मुझे एज अ गिफ्ट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। तो ये है पहला लॉजिक मैनिफेस्टेशन काम करने का, आपका न्यूरल नेटवर्क, ह्यूमन साइकोलॉजी। कई सारे कॉग्निटिव वाइज भी होते हैं, अगर आप उसको पढ़ लोगे, उसको समझ लोगे, तो आपको समझ आएगा कि कैसे ये मैनिफेस्टेशन में मदद करते हैं, कैसे ये मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं। जैसे अवेलेबिलिटी बायस होता है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक होता है, वो मदद करता है कि कितने सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं आपके गोल्स को सपोर्ट करते हुए। अगर ज़्यादा एग्जाम्पल पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं तो यू विल मैनिफेस्ट इट, अगर नेगेटिव एग्जाम्पल ज़्यादा हैं तो मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाएगा। कई सारे बाइसेस हैं, अगर वो बाइसेस आपको देखने हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाना, उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें कई सारे मैंने कॉग्निटिव बाइस डिस्कस कर रखे हैं, कैसे वो मैनिफेस्टेशन में सपोर्ट करते हैं, कैसे उसको ब्लॉक करते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारे इनपुट्स मिल जाएंगे और वहाँ से ये वाली चीज़ आपको और समझ आएगी कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी रिस्पॉन्सिबल होती है कोई चीज़ मैनिफेस्ट करवाने के लिए। अब जब वो पर्सन वहाँ पर स्टेज पे खड़ा होकर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया, वहाँ पर उसने क्या सोचा कि मेरे को पता था कि यूनिवर्स है ना मेरे को कभी सपोर्ट नहीं करता, मुझे पता था कि मैं फेलियर हूँ, देखो आज फिर फेल हो गया मैं। अब मुझे एक बात बताओ कि यूनिवर्स के सपोर्ट ना करने की वजह से वो फेल हुआ प्रेजेंटेशन में, खुद बताना, या फिर वो इसलिए हुआ क्योंकि वो नर्वस हो गया था, वहाँ उसका न्यूरल नेटवर्क फ्रीज मोड में चला गया था, इसलिए फेल हुआ वो। पर नहीं, उसके लिए तो वो फेलियर है इसलिए फेल हुआ, और यूनिवर्स ने उसकी नहीं सुनी। यूनिवर्स उसके प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था,
यूनिवर्स नहीं चाहता था उसको इन्वेस्टमेंट मिले, इसलिए फेल हुई। दोनों में से आप खुद समझदार हो, खुद आप ये फैसला कर लोगे कि कौन जिम्मेदार था इन्वेस्टमेंट ना आने के लिए। अब इसी में दूसरी चीज़ होती है, अगर आपने सुना हो कभी, प्लेसिबो इफ़ेक्ट। अब प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या है? वो एक एक्सपेरिमेंट था एक तरीके से, जिसमें कई लोगों को लिया गया, दो ग्रुप ऑफ पीपल को लिया गया, और दोनों लोग सेम बीमारी से पीड़ित थे, ठीक है, मतलब सेम डिजीज़ को वो सफ़र कर रहे थे। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी को मेडिसिन दी। ग्रुप ए को एक्चुअल मेडिसिन दी, मतलब एक्चुअल उस डिज़ीज़ की एक्चुअल मेडिसिन जिससे वो डिज़ीज़ ठीक हो जाता। और ग्रुप बी को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने शुगर पिल दी, शुगर पिल यानी कि चीनी की गोली। और उन्हें बोल दिया कि भाई ये जो गोली है ये आपको दिन में 2 बार लेनी है, जैसे भी 1 महीने तक या जितना भी उसका पूरा मेडिकेशन जितने भी दिन का हुआ। अब पेशेंट, दोनों ही ग्रुप के पेशेंट गए। ग्रुप बी वालों ने वो मेडिसिन, उस शुगर पिल को, उस चीनी की गोली को लिया दिन में 2 बार। और जब वो डॉक्टर के पास गए कुछ टाइम बाद, जब डॉक्टर ने उन्हें बुलाया होगा, तो उन्होंने देखा कि उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट था। उतना इम्प्रूवमेंट ए वाले में नहीं था शायद, जितना इम्प्रूवमेंट ग्रुप बी वाले बंदों में था। और फर्दर मोर हुआ क्या कि धीरे धीरे करके उनका जो डिजीज़ है वो कम्प्लीटली ठीक हो गया। तो एक तरीके से ये समझो कि ये होता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। वो तो चीनी की गोली थी, सिर्फ चीनी की गोली थी, वो उस डिजीज़ को ठीक ही नहीं कर सकती थी। यहाँ पे आप देखोगे तो वो जो गोली काम करी, चीनी की गोली से यार कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? और एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, वो तो बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती। तो उन पेशेंट ने जब उस गोली को लिया ना, तो उनको नहीं पता था ये चीनी की गोली है। उनको लग रहा था एक्चुअल मेडिसिन है ये, इससे मेरी जो तबीयत है, मेरा जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर था उनका बिलीफ सिस्टम। बिलीव किया उन्होंने, इसको सच माना कि ये सच है, ये सच में मुझे ठीक करेगी ये गोली, ये सच में इस डिजीज़ को काटेगी, जिसकी वजह से वो रिकवर कर रहे हैं कुछ टाइम बाद। और आज भी जो डॉक्टर्स हैं, आप देखोगे वो प्लेसिबो इफ़ेक्ट को अप्लाई करते हैं। जब भी कोई पेशेंट उनके पास आता है तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट को अप्लाई किया जाता है। कोई भी बीमार आदमी आता है, डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा कि भाई ये तो ऐसी बीमारी है, तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे इससे। डॉक्टर हमेशा बोलता है कि अरे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस दवाई को लो, सब ठीक हो जाएगा, बस इसको लेते रहना टाइम से, सब निकल जाएगी बीमारी, सब ठीक हो जाएगी। ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि अगर आपको ये बता दिया जाए कि भाई इस बीमारी को कोई इलाज नहीं है, फिर आप गोली ही नहीं खाओगे, गोली खाना छोड़ दोगे, तो थोड़ी बहुत भी उसकी उम्मीद होगी उस डिज़ीज़ की ठीक होने की, बेहतर होने की, वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपने भरोसा छोड़ दिया। आप ये समझोगे कि यार मेरे को एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। पूरा बिलीफ सिस्टम का खेल है इसमें। अब ये तो कह लो कि, या तो कह लो कि यूनिवर्स ने उस चीनी की गोलियों में कुछ मैजिक डाल दिया था, कुछ जादू कर दिया था, जिसकी वजह से वो अचानक से उनकी बॉडी में एकदम सब कुछ ठीक हो गया। या तो ऐसा समझ लो, या तो समझ लो कि उस चीनी की गोली में भी इतना भरोसा कर लिया लोगों ने कि उनके पूरी बॉडी में, उनके न्यूरल सिस्टम में चेंजेस आ गए, बायोलॉजिकल चेंजेस आ गए बॉडी में, जिसकी वजह से उनका जो डिजीज़ था, एक ऐसा डिजीज़ जो ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक हो गया। दोनों तरफ से आप ले सकते हो, नज़र आपकी है, कैसे उसको देखना चाहो वो आपके ऊपर है। अब हम देखेंगे कि न्यूरो साइंस के हिसाब से ये मैनिफेस्टेशन क्यों काम करता है। ठीक है, आपने रैस के बारे में सुना होगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? हमारे ब्रेन का एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म है जो कि डेटा को फिल्टर करता है। सिंपल, हर सेकंड में 11 मिलियन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास आ रही होती है, और हमारा ब्रेन इतना कैपेबल नहीं होता कि वो एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। अगर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने लग जाएगा तो फट जाएगा ब्रेन आपका। उसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतने टास्क एक साथ परफॉर्म कर सके, क्योंकि हर सेकंड इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, साउंड चेंज हो रही होती है, और स्मेल आ रही होती है चीज़ों की आसपास से, कई तरह की स्मेल आ रही होती हैं, कई तरह का टच आपको फील हो रहा होता है। ये जो कपड़े हैं आपकी बॉडी को टच कर रहे हैं, ये जो टच है ये आपको फील हो रहा होगा हर सेकेंड में।
अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे ब्रेन के लिए नॉइज़ है, इस ये कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे ब्रेन के लिए। तो हमारा ब्रेन सिंपली ऐसी इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर देता है जो मेरे काम की नहीं है। अब हर सेकंड जो साउंड चेंज हो रही है, जैसे पंखा चल रहा है, अगर एसी चल रहा है रूम में, तो हर अब उससे कोई साउंड आ रही होगी, हर सेकंड उस साउंड में ना कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो चेंज हो रही होंगी। अब मेरे को क्या लेना देना उस आवाज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कोई लेना देना है नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, तो मेरा ब्रेन इसको फ़िल्टर, ऐसी इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर कर देता है ताकि एट दी एंड कम से कम इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे ब्रेन को प्रोसेस करनी पड़े, सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन जो मेरे लिए ज़रूरी है। और इस इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर आउट करने के लिए आपका जो ब्रेन का मैकेनिज्म है RAS, वो काम करता है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाऊंगा ब्रेन के पास, मैं उसमें से फ़िल्टर आउट कर दूंगा, छान दूंगा, ताकि सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन पहुंचे जितनी ज़रूरी है मेरे लिए, बाकी सब मैं इग्नोर कर दूंगा। तो जब आप ये सोच रहे हो कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मुझे, कभी मैं अनलकी हूँ, जब आपने ये थॉट अपने अंदर बना लिया, आपको सारी ऐसी सिचुएशंस अपने सामने देखने को मिलेंगी जिसमें सही में ये प्रूव हो जाएगा कि यू आर अनलकी, या आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। आप देखोगे कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे लोग ले जाते हैं, दूसरे लोग ग्रैब करके अपॉर्चुनिटी ले जाते हैं आपसे पहले। ऐसा नहीं था अपॉर्चुनिटी आपके पास आई नहीं, पर आप ध्यान ही नहीं दे पाए उस पर। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि रैस ने उसको फ़िल्टर कर दिया। क्योंकि रैस का फोकस कहाँ था? उन चीज़ों पे जो कि ये प्रूव कर रही हों कि यू आर अनलकी, आप एक अनलकी इंसान हो। अब रैस कैसे डिसाइड करता है कि मेरे को किस चीज़ पे फोकस करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर आउट करना है, निकाल देना है, कौन सी रखनी है? बेस्ड ऑन योर बिलीफ सिस्टम, किस चीज़ पे आप भरोसा करते हो। तो जब आप ये भरोसा करते हो कि मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो रैस ये नहीं देखेगा कि ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। रैस देखेगा अच्छा इसको इस चीज़ पे फोकस करना है कि मैं अनलकी हूँ, तो मेरे को ये वो सारी चीज़ें से दिखानी है जो कि ये प्रूफ कर दे कि ये अनलकी है। तो आपके अकॉर्डिंग तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई नहीं, एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी, आपने उसको देखा नहीं, या फिर आप कह लो कि आपके रैस ने उसको इग्नोर कर दिया। उसको लगा कि नहीं ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये वाली चीज़ तो प्रूफ कर देगी कि ये लकी इंसान है, पर मेरे को ये प्रूफ करवाना है कि अनलकी इंसान है। इसको इग्नोर करो, ये वाली चीज़ पकड़ो, ये प्रूफ कर रही है कि अनलकी है, ये अपॉर्चुनिटी दे दो, उस इंसान को दे दो। अब यहाँ पर कौन सा जादू हुआ? कौन से जादू की वजह से चीज़ मैनिफेस्ट हुई? अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई, तो इसमें यूनिवर्स जिम्मेदार था, या आपका रैस, या किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्या वो अपॉर्चुनिटी इसको देने में यूनिवर्स जिम्मेदार था, या उस इंसान का रैस जो कि अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था? तो रैस उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर देगा जिस चीज़ के बारे में रिपीटेडली सोच रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ। रैस समझ जाएगा कि ये चीज़ ये बार बार सोच रहा है, इसका इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन है, तो इस चीज़ को इसको बार बार दिखाओ, ये चीज़ इसकी लाइफ में बार बार लेके आओ। तो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटीज़, तो जब आप पॉजिटिव बोलना शुरू करते हो, अफर्मेशन बोलना शुरू करते हो, नई हैबिट अपनाते हो, तो होता क्या है कि आपके रैस धीरे धीरे समझने लगता है कि इस पर्सन को ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ प्रायोरिटाइज करो इसके लिए। तो आपका फोकस सिर्फ उसी पे जाता है। तो प्रॉब्लम से हट के अब आपका जो फोकस है वो जाता है अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। अदरवाइज़ पहले क्या हो रहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ के प्रॉब्लम के ऊपर फोकस जा रहा था सारा। तो जब आप अफर्मेशन बोलते हो, वो क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं कि बार बार इतनी बार चीज़ को रिपीट कर दो, उसमें इमोशंस ऐड कर दो कि रैस इसको प्रायोरिटाइज कर दे, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ पे आपका ध्यान जाना शुरू हो। जिसे सिंक्रोनिसिटीज़ कहते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं लोगों को, है ना? वो क्या होता है? क्योंकि क्योंकि आप अपने गोल पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि अब उससे मिलती हुई चीज़ें, उससे मिलती जुलती चीज़ें आपको दिखाई देना शुरू हो गई है। 11 जब हमें दिखता है, हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव नंबर है, इस टाइम पे हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब ये नंबर दिख जाता है, लीडरशिप का नंबर है, इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव सोचो, मैनिफेस्टेशन इज़ ऑन योर वे, नई स्टार्टिंग होने वाली है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, अच्छा स्टार्ट होने वाला है। तो हमें एंजल नंबर दिखना शुरू होते हैं, उससे पहले नहीं दिख रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है यूनिवर्स मुझे दिखाने लगा है,
अब मेरा रैस जो है वो एक्टिवेट हो गया है, उसने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर दिया है। तब मेरे गोल से मिलती हुई चीज़ें जितनी भी दिखेंगी ना, वो सब मेरे को दिखना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं था कि पहले वो चीज़ नहीं थी, पहले वहाँ थी, पर मेरा रैस उसको इग्नोर कर रहा था। मेरा रैस उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसको लग रहा था ये फालतू की चीज़ है, इसके लिए यूज़फुल नहीं है, इसको मत दिखाओ, किसी और को दिखाओ। जब आप कोई गाड़ी लेने का सोच रहे होते हो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक गाड़ी, कोई भी गाड़ी ले लो जो आपको पसंद है, आप लेने की सोच रहे थे। अब अचानक से हुआ, जैसे ही आपने उसको, उस गाड़ी को लेने का डिसाइड किया, वही सेम मॉडल, आपने वीडियोस देखी उसकी, इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे गाड़ी लेनी है, अचानक से रोड पे वही गाड़ी लिखने लगी हर जगह। अब जब भी मैं रोड से कहीं जा रहा हूँ, हर हर बंदे के पास मेरे को गाड़ी नज़र आ रही है, हर चौथी गाड़ी वो होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इसका मतलब ये गाड़ी बहुत बिकती है, बहुत डिमांड है इसकी, अच्छी गाड़ी लग रही है ये, क्योंकि हर किसी के पास है। उससे पहले मेरे को वो गाड़ी नहीं दिख रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गाड़ी ले ही नहीं रहा था, या मेरे देखने के बाद लोगों ने वो गाड़ी लेना शुरू किया। वो गाड़ियाँ वैसे ही थी पहले भी, हर चौथी गाड़ी पहले भी वैसे ही जा रही थी, पर मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा ध्यान किसी और चीज़ पे था। मेरा ध्यान था कि नहीं यार, अभी बजट नहीं है, अभी पैसा नहीं है, अभी गाड़ी नहीं लेनी। तो अचानक से यूनिवर्स ने ऐसा नहीं कर दिया कि अच्छा ये भी है ना, ये भी यही वाली गाड़ी लेने की सोच रहा है, चलो इसको यही गाड़ी दिखाते हैं हर जगह। आपके रैश ने डिसाइड किया कि अच्छा इसको ये वाली गाड़ी चाहिए, और हर जगह इस गाड़ी के बारे में देख भी रहा है, चलो अब इसका फोकस है ना इसी गाड़ी पे दिलवाते हैं। अब दूसरी गाड़ी पे नहीं जाएगा, आपको हर जगह वही गाड़ी नज़र आएगी। अब कहाँ से इसमें जादू हो गया? तो ये था दूसरा रीज़न मैनिफेस्टेशन काम करने का। कहाँ से? न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से। क्या न्यूरो साइंस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका पूरा सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग आ जाता है। उसके लिए अलग सेशन लेंगे, अलग उसका एक मॉड्यूल आएगा जो स्पेसिफिकली सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के ऊपर ही होगा। ये मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, फाउंडेशन है। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से फाउंडेशन, बेसिक, फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक चीज़ें, बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा चीज़ों का, ताकि बाद में आप चीज़ों के और डेप्थ में जाके समझने की कोशिश कर सको मेरे साथ। अब तीसरा रीज़न है बिहेवियरल एक्शन या फिर बिहेवियरल मैकेनिज़्म। मैनिफेस्टेशन क्यों काम करता है उसका हमने दो पहले ही देख लिए, दो लॉजिक्स हमने पहले ही देख लिए। यह है तीसरा लॉजिक, जो कि है आपके बिहेवियर के बेसिस पे। जब आप एक नया थॉट कोई अपनाते हो, तो उससे आप, जब आप उसको रिपीट करते हो, तो उससे आपके बिहेवियर में चेंज आता है। बिहेवियर में चेंज आने की वजह से, मतलब आपकी आदतों में चेंज आने की वजह से, आपको जो रिज़ल्ट है वो चेंज होता है, आपकी रियलिटी चेंज होती है। एक स्मोकर है, स्मोक बहुत करता है, उसने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया कि मैं अब स्मोक नहीं करूँगा, मैं स्मोकिंग छोड़ दूँगा। एक थॉट आया उसके दिमाग में, इस थॉट को उसने रिपीट किया, नहीं यार स्मोकिंग बहुत कर ली, अब नहीं करनी, अब नहीं करनी, अब नहीं करनी, अब हेल्दी डाइट लेनी है, स्मोक बिल्कुल नहीं करनी। ये थॉट उसके अंदर आया, उसने कई बार रिपीट किया, कई बार ही सोचा। अब उसने क्या किया, अब जैसे दोस्तों से मिलता और उसको सिगरेट ऑफ़र करते, वो मना कर देता कि नहीं भाई मैंने छोड़ दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, ये इसके बिहेवियर में चेंज है ना। पहले जो दोस्त दे रहा है ले लेता, अरे चल एक दिन में क्या हो जा रहा है, ले लेते हैं। अब उसने मना करना शुरू कर दिया, उसने नो बोलना शुरू कर दिया, बिहेवियर में चेंज लाया। धीरे 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 करके 6 महीने के अंदर क्या हुआ, छूट गई सिगरेट, बिल्कुल छूट गई, तलब ही नहीं होती अब। क्यों हुआ? बिहेवियर में चेंज लाने की वजह से। और इसी के दौरान उसने क्या किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया था। जब उसको तलब मचती, वो 10 पुशअप मार लेता था। जब उसका मन करता स्मोक कर लेता हूँ, तो 10 पुशअप मार लिए, एक्सरसाइज कर ली, डांस कर लिया, कुछ और काम कर लिया, कोडिंग कर ली, डेवलपर है तो। ये क्या है, बिहेवियर में चेंज लाया, बिहेवियर में चेंज लाया वो। इस बिहेवियर में चेंज लाने की वजह से उसका आउटकम चेंज हो गया। आउटकम यानी कि वो स्मोक करता रहता तो हेल्थ ख़राब हो जाती, कल को उसको बीमारी हो सकती थी, पर बिहेवियर में चेंज ले गया है, इसकी वजह से उसने उस आउटकम को चेंज कर दिया, उस रियलिटी को चेंज कर दिया। अब वो बीमार नहीं पड़ेगा, अब उसको वो जो बीमारी हो सकती थी वो बीमारी नहीं होगी। कहाँ जादू है इसमें? यूनिवर्स ने कुछ कर दिया, यूनिवर्स ने स्मोकिंग छुड़वा दी? नहीं। एक स्टूडेंट है, डिसाइड करता है कि मेरे को अपना बिज़नेस, अपना स्टार्टअप खोलना है। अभी वो ठीक ठाक है, एवरेज स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है।
उसने डिसाइड किया कि यार नहीं यार, मेरे को ना अपना स्टार्टअप बिल्ड करना है, और मैं मेरे पास टीम भी नहीं है, मैं खुद डेवलप करूँगा सारी चीज़ें, मैं खुद सीखूँगा, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, तो एआई से मैं सब कुछ सीख सके। अभी मेरे पास टीम नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ सीख के मैं खुद ही जो है अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दूँगा। जब ग्रो हो जाएगा तो हायर कर लूँगा लोगों को। ये एक थॉट में चेंज लाने से हुआ क्या, उसने स्किल सीखी, अपना प्लेटफॉर्म डेवलप किया, बनाया किसी भी प्रोडक्ट का, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा, लोगों की आंखों में आया, लोगों ने इन्वेस्ट किया, लोगों को अच्छा लगा, फिर लोग जुड़े आके, उसने हायरिंग करी। अब अच्छा खासा उसका स्टार्टअप एक अच्छे लेवल पहुंच गया, एक लेवल पे पहुंच गया। क्या यूनिवर्स ने उसको वो चीज़ दी? नहीं। क्यों हुआ? क्योंकि उसने आदतों में चेंज लाया अपनी। पहले वो खाली टाइम में अपने दोस्तों के साथ मिलने चला जाता था, घूमने चला जाता था, फालतू की बातें करने चला जाता था, गॉसिप्स करने चला जाता था। अब उसने उस खाली टाइम को यूटिलाइज़ किया कि देखो भाई, मेरे पास अभी पैसा नहीं है कि मैं हायर कर लूँ किसी को, तो इसीलिए अब ये जो खाली टाइम है मैं इसमें स्किल सीखूँगा, एआई सीखूँगा, एआई से मैं डेवलप करूँगा चीज़ें। उसने डेवलप करी, उस टाइम का यूटिलाइज़ किया, वो अपने बिहेवियर में चेंज लेके आया। इस बिहेवियर में चेंज लाने की वजह से उसका आउटकम चेंज हो गया। वही बच्चा जो जिसके पास गोल्स नहीं थे, एम्बिशन नहीं था कोई, आज बिहेवियर में चेंज लाने की वजह से 100 करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया। स्टार्टअप उसका इतना ग्रो हो गया, यूनिवर्स ने कर दिया ये। मतलब ठीक है, यूनिवर्स कह सकते हो, यूनिवर्स का हाथ रहा उसमें, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसमें एक हायर एनर्जी को मानते हैं, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर को मानते हैं, कह सकते हैं। पर क्या ये उस पावर की वजह से हो गया? अगर मान लो कि वो अपनी हैबिट में चेंज नहीं लाता, बिहेवियर में चेंज नहीं लाता, वो एआई नहीं सीखता, या फिर कोडिंग नहीं करता शुरू, या प्लान नहीं बनाता, क्या यूनिवर्स उसको इतनी बड़ी कंपनी दे देता? इतना बड़ा वो फाउंडर बन जाता इतनी बड़ी कंपनी का, 100 करोड़ रुपए का? कभी नहीं बन पाता, नौकरी कर रहा होता जाके की। तो ये है तीसरा रीज़न, आपका बिहेवियर कैसे आपकी रियलिटी को चेंज करता है। बिहेवियर में चेंज आने की वजह से आपके एक्शंस चेंज होते हैं, और एक्शंस हमेशा, हर एक्शन एक नया आउटकम लेके आता है। अब फोर्थ और लास्ट रीज़न मैनिफेस्टेशन क्यों काम करता है, वो है सोशल डायनेमिक्स। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो बहुत हाईली सेंसिटिव सोशल क्रिएचर्स होते हैं, जो कॉन्स्टेंटली हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लोगों की आई मूवमेंट को, लोगों के पोस्चर को, बॉडी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लोगों के शब्दों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी के सामने खड़े हो ना, वो आपके बॉडी पोस्चर को ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपकी आई मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब ये मत समझो कि वो जानबूझ के मुझे पूरा स्कैन कर रहा है, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक एक एक्टिविटी को आपकी ऑब्जर्व कर रहा होता है, और उस ऑब्जर्वेशन से ये डिसाइड कर लेता है कि कितना सीरियस हो आप, कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। उस ऑब्जर्वेशन से वो ये डिसाइड कर लेता है कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, इसकी बातों पे मुझे विश्वास करना है या नहीं करना, या जो ये बोल रहा है वो सच है या नहीं है। तो वो जो मैंने एग्जांपल लिया था, जिसको प्रेजेंटेशन देनी थी प्रोडक्ट की, जब उसके अंदर नर्वसनेस आ गई ना, इन्वेस्टर ने क्यों पैसा नहीं लगाया? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट नहीं कर पाया, उसके अंदर नर्वसनेस आ गई। लोगों को लग गया कि ये फर्जी चीज़ बेच रहा है, फर्जी चीज़ है, इसको खुद भरोसा नहीं है अपने प्रोडक्ट पे। तो वो चीज़ ऑब्जर्व कर ली लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आई। तो हर माइक्रो सेकेंड में आपको ऑब्जर्व किया जाता है, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है पूरी सोसाइटी। जब आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हो ना, आप कैसे बोल रहे हो, आपके वर्ड्स, आप कैसे बैठे हो, कैसे खड़े हो, कैसा मूव कर रहे हो, इससे सामने वाला आपका कॉन्फिडेंट पता कर देता है कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, या कितना इसको आता है, कितनी इसके पास स्किल है। इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम्हें ये आता ही नहीं आता, और चौड़ में कैंडिडेट ने बोल दिया कि हाँ मैं ये भी कर लेता हूँ। उसने किस तरीके से बोला, सामने वाला समझ जाएगा ये झूठ बोल रहा है, इसने कितना काम किया है। रेज्यूमे पे लोग फेक एक्सपीरियंस डाल देते हैं, पर इंटरव्यू के टाइम पे पकड़े जाते हैं। कैसे? क्योंकि तुमने अगर 4 साल का एक्सपीरियंस लिखा है रेज्यूमे में, अपने सीवी पे, तो किस तरीके से आप जवाब दोगे किसी सवाल का, वो सामने वाले को पता होता है। अगर आप घबरा गए किसी बेसिक से क्वेश्चन में, वो पकड़ लेगा ये झूठ बोल रहा है, इसने झूठ लिखा है, फेक एक्सपीरियंस है ये।
क्योंकि अगर 4 साल का बंदा मेरे सामने बैठा होता तो उसका जवाब देने का तरीका ये नहीं होता इस सवाल का, या वो इस तरीके से घबराता नहीं। तो हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड में आपको ऑब्जर्व किया जाता है लोगों के द्वारा, जिसकी वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है और अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो जब आप किसी के सामने स्कार्सिटी वाले, लैक वाले माइंडसेट से जाते हो, डेस्परेट होकर जाते हो, सामने वाला इंटरेस्ट ख़त्म कर देता है कि बहुत डेस्परेट है, इसके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है, इसके लिए मेरे पास आ रहा है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है ये बंदा। क्योंकि जिसके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती वो डेस्परेट नहीं होता, जिसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वो डेस्परेट नहीं होता, वो लैक वाले माइंडसेट से नहीं चलता। उसे पता है, वो इतना कॉन्फिडेंट होता है ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तो दूसरी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ कि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सामने वाले को, आप जॉब इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यूअर को नहीं लगा कॉन्फिडेंट बंदा, तो क्या यूनिवर्स की गलती थी? यूनिवर्स ने उसका जॉब इंटरव्यू रुकवा दिया, या फिर उसके अंदर इनसिक्योरिटी थी, घबराहट थी, नर्वसनेस थी, जिसकी वजह से सामने वाले ने मना कर दिया? खुद बताओ। यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ में। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता, वो जवाब सही से दे पाता, तो उसकी जॉब लग जाती, वो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में आ जाती। तो यहाँ पर कौन जिम्मेदार था? अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी और भगाने के लिए भी, यूनिवर्स या दूसरे की ऑब्जर्वेशन उसके प्रति? जब कोई पर्सन कॉन्फिडेंट होता है, आपके सामने कॉन्फिडेंटली बैठा है, कॉन्फिडेंटली खड़ा है, क्लाइंट है, आपके पार्टनर्स है, तो सामने वाला अपने आप को बहुत सेफ महसूस करता है कि इस बंदे में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट है ये अपने सपनों को लेके, कुछ भी करो, कुछ भी हो, ये पैसा इस पर मैंने लगाया, कहीं ना कहीं से कमा के दे देगा। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखता है, आपकी आंखों में दिखता है, आपके बोलने के तरीके से दिखता है कि भले ही अभी कुछ ना कर रहा हो, पर इस पर अगर मैंने दावल खेल दिया, पैसा लगा दिया, ये मुझे रिटर्न ला के देगा, जैसे तैसे ला के देगा, इसके अंदर भूख दिख रही है मुझे। और ऐसे बंदों के साथ लोग बहुत सेफ महसूस करते हैं कि बहुत सेफर ऑप्शन है भाई, इस पर दाव लगा सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर यूनिवर्स कितना जिम्मेदार है, कितना रोल है इसमें यूनिवर्स का? तो 4 कारण मैंने आज आपको दे दिए स्पिरिचुअलिटी से हटके कि मैनिफेस्टेशन क्यों काम करता है। अगर आपने आज की कोई भी बात मेरी समझी तो मैनिफेस्टेशन जो आप आज तक समझते थे, शायद उसके मीनिंग में चेंज आ जाएगा थोड़ा। शायद आप मैनिफेस्टेशन को 4 अलग नज़रों से देखना शुरू कर दोगे। अब जब कोई पूछेगा ना कि बताओ मैनिफेस्टेशन क्यों काम करता है, तो आपके पास रीज़न होगा बताने का। जब कोई बोलेगा ना कि जब आपको कोई मैनिफेस्टेशन को ऐसे प्रेजेंट करेगा कि वो जादू है, कि बैठ के सोचो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी, तो आपके पास जवाब होगा कि भाई मैनिफेस्टेशन जादू नहीं होता। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसके जो पिछले पार्ट है वो जाके देख लेना। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है, कैसे आपस में अलग हैं, वो समझ आ जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को देखने के बाद अगला आपको इंतज़ार करना है नेक्स्ट पार्ट का। और अगला पार्ट क्या है, मैनिफेस्टेशन के मिथ्स, गलत फहमियाँ क्या होती हैं। तो इस पूरे पार्ट को मैं समराइज़ कर दूँ तो आज हमने जाना मैनिफेस्टेशन क्यों काम करता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में आप एक थॉट क्रिएट करते हो, थॉट क्रिएट करने के बाद न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपके ब्रेन की रिवायरिंग होती है, वायरिंग में चेंजेस आते हैं, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, उसके बाद आपके एक्शंस में चेंज आता है, जो कि आ गया ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, आपके बिहेवियर में चेंज आने की वजह से आपके आसपास जो लोग हैं, जो सोशल डायनेमिक्स है वो चेंज होती है। लोग आपको एक सेफ़र ऑप्शन मान पाते हैं, जिसकी वजह से आप में इन्वेस्ट करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसकी वजह से आपकी जो रियलिटी है वो चेंज हो जाती है। ये है सिंपल मैनिफेस्टेशन क्यों काम करता है, 4 रीजंस। क्या लोग